अब हम अध्ययन करेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंतर्गत लगभग 7 या 8 टेस्ट हम लोग लिए थे। इसके अंतर्गत ये लास्ट सेकंड टेस्ट है। इसके बाद केवल एक और टेस्ट बचा हुआ है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये पूरी तरह से कहना चाहिए जेनेटिक्स पर आधारित चैप्टर है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन पर विचार कीजिए। गलत कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो शब्द है इसको मैं पिछले वीडियो में बताया था। मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, ये सब बताया था मैं। ये म्यूटेशन से रिलेटेड है। जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन और एक होते हैं क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन। ये क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है। संख्या में परिवर्तन 2 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं सुगुणिता और एक होते हैं असुगुणिता, मतलब यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। तो ये एन्यूप्लॉइडी के ये चारों प्रकार है। मोनोप्लॉइडी तो कहना चाहिए सुगुणिता के अंतर्गत है। ये जो मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, तो आपको गलत कथन पर विचार कीजिए। तो मोनोसोमी 2n-1 ये सही है। नलीसोमी ये वास्तव में इसका होता है 2n-2। ट्राइसोमी 2n+1, टेट्रासोमी 2n+2, ये भी सही है। तो गलत उत्तर क्या है यहाँ पर? नलीसोमी। मतलब किसी व्यक्ति में क्रोमोसोम की संख्या जैसे 46 होना चाहिए मानव में, तो यदि मान लो 46 46 के जगह में 44 हो गया, तब उसको नलीसोमी कहा जाता है। मतलब 2n-2, 2 की कमी। तो यहाँ पर 2n-2 नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है? 2n-3 है। तो गलत कथन क्या है यहाँ पर? नलीसोमी है। क्लियर? आगे क्वेश्चन है, मेंटल रिटार्डेशन निम्न कारणों से हो सकता है। मेंटल रिटार्डेशन निम्न कारणों से हो सकता है। इसका अर्थ होता है मस्तिष्क का विकार। मस्तिष्क का विकार या फिर मस्तिष्क का कम विकास होना। तो मस्तिष्क का कम विकास होना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो पुरुषों में होता है, जिनमें क्रोमोसोम का पोजीशन क्या होता है? 44+XY। 44+XY, मतलब एक अतिरिक्त X आ जाते हैं। इसमें एक अतिरिक्त X आ जाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? B। मतलब X संपूरक में वृद्धि से, X संपूरक में वृद्धि से, क्योंकि क्लाइनफेल्टर में क्या होता है? 44+XY, एक अतिरिक्त X आ जाते हैं। तो उत्तर क्या है यहाँ पर? B। क्लियर? आगे चलते हैं। मनुष्य में जैकॉब्सन सिंड्रोम किसके लिए गुणसूत्री रचना है? मनुष्य में कभी कभार कहना चाहिए 44+XYY, 44+XYY, मतलब डबल Y हो जाता है। ये कभी कभार लाखों में किसी एक को होता है। तो इसको जैकॉब्सन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, जिसके कारण इसको कहा जाता है जैकॉब्स सिंड्रोम कहा जाता है। लेकिन इसको सुपर मेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर मेल। 44+XYY, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? C। जब किसी मेल में इस प्रकार का स्थिति पाया जाएगा क्रोमोसोम का, तब उसको माना जाता है वह मेल जन्म से ही थोड़ा सा क्रिमिनल प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इसमें डबल Y आ जाते हैं, जिसके कारण वो जन्म से ही कहना चाहिए उसमें क्रिमिनल प्रवृत्ति का गुण उसमें पाया जाता है। ये बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। पॉलीप्लॉइडी मतलब बहुगुणिता उत्पन्न की जा सकती है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है, मतलब मान लो 2n+1, 2n+2, 2n+3, 2n+4, मतलब
ट्राईप्लाइडी, टेट्राप्लाइडी, पेंटाप्लाइडी, हेक्साप्लाइडी, मतलब किसी में क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि कर लेना, विशेष रूप से पौधों में। तो किस रासायनिक पदार्थ के छिड़काव से बहुगुणिता या पॉलीप्लाइडी उत्पन्न की जा सकती है? तो उत्तर में है कोल्चिसिन एक रासायनिक पदार्थ है। कोल्चिसिन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। इनके छिड़काव करके पौधों में बहुगुणिता उत्पन्न की जा सकती है। क्लियर? आगे है डाउन सिंड्रोम की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि होती है। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, तीनों कहना चाहिए ऑटोसोम्स क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण होते हैं। जो कहना चाहिए 22 जोड़ी जो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें 3 सिंड्रोम पाए जाते हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इसको क्रम से याद रख लेंगे। 21वें, 18वें, 13वें। 21वें जोड़ी में वृद्धि, 18वें जोड़ी में वृद्धि, 13वें जोड़ी में वृद्धि, मतलब डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। तो टोटल ऑटोसोम की संख्या इसमें कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। ऑटोसोम से क्रोमोसोम की संख्या 44 होना चाहिए, लेकिन डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम में 44 की जगह कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। और चूंकि ये नर मादा दोनों में हो सकते हैं, जिसके कारण इसको प्लस करके लिंक क्रोमोसोम लिखा जाता है। लेकिन ये माना जाता है डाउन सिंड्रोम की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि अधिक क्यों होती है? तो उत्तर में होता है जब माता का विवाह अधिक उम्र में होता है। जब माता का विवाह अधिक उम्र में होता है तो होने वाले चाइल्ड में डाउन सिंड्रोम की फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्लियर? आगे है क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, किसका उदाहरण है? ये एक रोग है, गुणसूत्र संबंधी क्या है? ये एक रोग है, क्राई-डू-चैट। यह भी म्यूटेशन से संबंधित है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है संख्या में परिवर्तन और एक होता है संरचना में परिवर्तन। तो क्रोमोसोम की संरचना में यदि परिवर्तन होगा, जैसा क्रोमोसोम का संरचना होना चाहिए, यदि वैसा नहीं है, उनकी संरचना में क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है, तब उसको कहा जाता है क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन। तो क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन 4 प्रकार से होता है क्रम से, जैसे कि डिलेशन, पहले याद रखेंगे, डिलेशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्सन। डिलेशन मतलब किसी भाग का डिलीट होना, डुप्लीकेशन मतलब कोई अतिरिक्त भाग पुनः बन जाना, ट्रांसलोकेशन मतलब स्थान का परिवर्तन होना, एक दूसरे के बीच स्थान का क्या होना? परिवर्तन होना। इन्वर्सन मतलब उल्टा होना। तो कहना चाहिए गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होगा तो उसको कहते हैं गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण म्यूटेशन, डिलेशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्सन। तो इसमें यदि डिलेशन होता है तो भी रोग होगा, ट्रांसलोकेशन होगा तो भी रोग होगा, क्योंकि ये क्या है? ये म्यूटेशन हो जा रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो डिलेशन, इसका उदाहरण होता है डिलेशन, मतलब गुणसूत्र के कुछ भागों का डिलीट हो जाना अगली पीढ़ी में। गुणसूत्र के कुछ भागों का डिलीट हो जाना, यदि गुणसूत्र के कुछ भाग डिलीट हो जाएंगे तो एक प्रकार से क्या है? ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो इसके कुछ लक्षण दिखाई देंगे। इसके क्या दिखाई देंगे? लक्षण। तो उसी लक्षण को नाम दे दिया गया है एक रोग, क्राई-डू-चैट। क्राई-डू-चैट ये संभवतः जो 4थे नंबर के क्रोमोसोम होते हैं उनके कुछ भाग क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं, जिसके कारण क्राई-डू-चैट डिसीज हो जाता है। इसी प्रकार से कहना चाहिए 5वें या फिर कभी कभार 6वें क्रोमोसोम के कुछ भाग भी डिलीट हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये कहना चाहिए एक हार्न संबंधी कहना चाहिए एक रोग हो जाती है, मतलब कोई भी भाग कहना चाहिए डिलीट होगा तो कुछ न कुछ रोग होगा। ये क्राई-डू-चैट तो कहना चाहिए कई बार पूछा गया है, 4थे क्रोमोसोम के कुछ भाग डिलीट हो जाते हैं, जिसके कारण क्राई-डू-चैट सिंड्रोम रोग हो जाता है। क्लियर? यदि ट्रांसलोकेशन होगा, मान लो कहना चाहिए जो 9वें क्रमांक के क्रोमोसोम और जो 21वें क्रमांक के क्रोमोसोम होते हैं, एक 9 क्रमांक के और एक 21 क्रमांक के, दोनों क्रोमोसोम के बीच में यदि ट्रांसलोकेशन हो जाता है, मतलब 9वें क्रोमोसोम का कुछ भाग
21वें क्रमांक पे चले जाते हैं और 21वें क्रमांक का कुछ भाग 9वें क्रमांक पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर कहना चाहिए एक रोग हो जाती है। उस रोग को कहा जाता है ब्लड कैंसर। मतलब इसमें WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 9 और 21 के बीच में ट्रांसलोकेशन होगा तो। लेकिन इसको फिलाडेल्फिया सिंड्रोम कहा जाता है। फिलाडेल्फिया, क्योंकि अमेरिका के एक शहर है फिलाडेल्फिया, वहीं पर इस रोग को सबसे पहले देखा गया था, जिसके कारण इस रोग को कहा जाता है फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, जिसमें 9 क्रमांक का क्रोमोसोम और 21 क्रमांक का क्रोमोसोम दोनों के बीच में कुछ भागों का ट्रांसलोकेशन हो जाता है, जिनके कारण WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको कहना चाहिए क्रोनिक सिंड्रोम या फिर WBC का सिंड्रोम या फिर ब्लड कैंसर या फिर फिलाडेल्फिया सिंड्रोम कहा जाता है। क्लियर। एक और उदाहरण होता है ट्रांसलोकेशन का, 8वें और 14, 8 और 14, 8वें क्रमांक और जो 14 क्रमांक के कहना चाहिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके बीच भी कुछ भागों का क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेशन, आदान प्रदान, जिसके कारण बर्किट्स लिम्फोमा डिसीज़ हो जाता है। ये भी एक प्रकार का ब्लड कैंसर ही है। इसमें भी कहना चाहिए WBC की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। तो गुणसूत्र में चाहे उनकी संख्या चाहे उनकी संरचना में किसी भी प्रकार का म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। म्यूटेशन वैसे 2 प्रकार का होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। यदि जीन की संख्या और संरचना में परिवर्तन होगा तो जीन म्यूटेशन, यदि क्रोमोसोम की संख्या और संरचना में परिवर्तन होगा तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्लियर। आगे, टर्नर सिंड्रोम के लिए सही है। टर्नर सिंड्रोम आप लोग को बताया हूँ मैं, हमेशा ये फीमेल में होती है और इनमें क्रोमोसोम का पोजीशन क्या होता है, 44+X। 44+X मतलब एक X की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तब उसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। यदि किसी फीमेल में कहना चाहिए टर्नर सिंड्रोम होते हैं तो उनके जो ओवरी होते हैं उनका विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि ओवरी का विकास नहीं होगा तो उसमें जो सेक्स हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उसका सेक्रेशन नहीं हो पाता है और माँ में कहना चाहिए माँ बनने की गुण उसमें नहीं पाई जाती है। तो टर्नर सिंड्रोम के लिए क्या सही है, तो यहाँ पर कहना चाहिए उपरोक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि ये मोनोसोमी होते हैं, मतलब 2n-1, एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। यह मादाओं में कहना चाहिए स्टेराइल मतलब वन्ध्यता का कारण है, ये भी सही है, क्योंकि ओवरी का विकास नहीं होता है तो यहाँ पर हार्मोन नहीं बनेंगे। बार बॉडी की अनुपस्थिति, हमको पता है यदि 2X होते हैं, 2X क्रोमोसोम होते हैं तो एक बार बॉडी होते हैं, तो यहाँ पर कहना चाहिए एक X है तो बार बॉडी क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। मतलब एमनियोसेंटेसिस से यदि हम लोग इसका टेस्ट करेंगे तो बार बॉडी 0 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है किसी न किसी सिंड्रोम से क्या है, वो ग्रसित है। तो क्या कौन सा सिंड्रोम हो सकते हैं, टर्नर सिंड्रोम। और यदि कहना चाहिए बार बॉडी की संख्या मान लो 1 से अधिक दिखाई देती है तो वो कहना चाहिए हो सकते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या फिर दूसरे सिंड्रोम से क्या रहेंगे, ग्रसित रहेंगे। क्लियर। आगे है सिकिल सेल एनीमिया का मुख्य लक्षण है। सिकिल सेल एनीमिया ये कहना चाहिए हीमोग्लोबिन से संबंधित एक रोग होता है, अप्रभावी म्यूटेशन के कारण होता है, 11वें क्रोमोसोम में अप्रभावी म्यूटेशन के कारण होता है और ये सामान्यतः मलेरिया रोग के लिए रेसिस्टेंस पावर पैदा करते हैं। क्लियर। तो सिकिल सेल एनीमिया मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये प्रोटीन होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम मतलब आयरन रक्त, ग्लोबिन मतलब ये ग्लोब्यूलिन से बना हुआ, मतलब एक प्रोटीन है, ये क्या है, ये प्रोटीन है ये। क्लियर। तो हीमोग्लोबिन को हम लोग एक प्रोटीन ही मानते हैं और हमको पता है जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का एक अणु 20-22 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, 20-22 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन एक बड़ा प्रोटीन है जिसमें अमीनो एसिड की संख्या 574 के आसपास होती है, 574 के आसपास। हीमोग्लोबिन के यदि हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, अल्फा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें बीटा उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा बीटा दोनों में 2-2
पॉलीपेप्टाइड चैन होते हैं, तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चैन होते हैं। तो इनमें जो बीटा चैन होती है, अल्फा चैन में नहीं, बीटा चैन में कहना चाहिए 2 पॉलीपेप्टाइड चैन होती है। तो उनके 6 क्रमांक में वास्तव में ग्लूटेमिक एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्लूटेमिक एसिड। लेकिन 6 क्रमांक में ग्लूटेमिक एसिड के स्थान में वेलिन नामक अमीनो एसिड आ जाती है, जिनके कारण आरबीसी का आकार, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाई जाती है, तो आरबीसी का आकार गोलाकार ना होकर हंसियाकार हो जाती है। मतलब पहले अमीनो एसिड और 6 क्रमांक के अमीनो एसिड के बीच में क्या हो जाती है? एक रिएक्शन हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है बी। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा त्रुटि हो गया है। वास्तव में यहाँ पर लिखा गया है हीमोग्लोबिन के बीटा चैन के 6 स्थान पर, इतना सही है, वेलिन के स्थान पर ग्लूटेमिक एसिड प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसको उल्टा करना है, ऑप्शन थोड़ा गलत है। हीमोग्लोबिन के जो बीटा चैन होते हैं, ठीक है, उनमें 6ठे क्रमांक में वास्तव में ग्लूटेमिक एसिड होना चाहिए, लेकिन ग्लूटेमिक एसिड के स्थान में कौन सी एसिड आ जाती है? वेलिन नामक अमीनो एसिड आ जाती है, जिसके कारण पहले और 6वें अमीनो एसिड के बीच में रिएक्शन हो जाता है और आरबीसी गोलाकार ना होकर हंसियाकार हो जाती है। इसी को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये वास्तव में सिकल सेल एनीमिया की उत्पत्ति कैसे हुई? पहले कहने चाहिए एक रहस्य बना हुआ था, लेकिन बाद में इनका जो उत्पत्ति स्थल है उसका अध्ययन किया गया, तो देखा गया कि जो साउथ अफ्रीका होते हैं, जो वनों में रहने वाले, जो कहना चाहिए वनांचल के लोग होते हैं, उसमें बहुतायत में पाए जाते थे। तो ये देखा गया कि इस स्थान में मलेरिया रोग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मलेरिया रोग के प्रति रेसिस्टेंस पावर के रूप में कहना चाहिए इस सिकल सेल एनीमिया की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। लेकिन ये सिकल सेल एनीमिया स्वयं एक क्या है? डिसीज़ है। मलेरिया से भी क्या है? एक बड़ा एक डिसीज़ है। क्लियर? आगे है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया कहना चाहिए सिकल सेल एनीमिया का और बड़ा रूप है। ये सिकल सेल एनीमिया का ये और बड़ा रूप है। इसमें तो जो पॉलीपेप्टाइड चैन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चैन का ही निर्माण नहीं हो पाता है। उसमें तो जो चैन होते हैं उसके अंदर में त्रुटि होते हैं, और इसमें जो अल्फ़ा बीटा जो चैन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड जो चैन होते हैं, वो चैन का ही निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसका उत्तर क्या है? बी, पॉलीपेप्टाइड चैन का निर्माण नहीं कर पाता इसमें। क्लियर? लेकिन इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का उदाहरण माना जाता है। सिकलिंग को म्यूटेशन का उदाहरण माना जाता है, जबकि थैलेसेमिया को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, मतलब पूरी जो फ्रेम होती है उसी में कहना चाहिए म्यूटेशन हो जाती है, और इसमें बोन मेरो सेल्स का निर्माण नहीं हो पाता है। बोन मेरो सेल्स जो आगे चलकर कहना चाहिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। आपको पता होगा हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम से संबंधित 2 सेल्स होते हैं, एक होते हैं बी सेल्स और एक होते हैं टी सेल्स। जो लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड में प्रवेश करते हैं वो टी सेल्स बनाते हैं। जो लिम्फोसाइट्स बोन मेरो सेल्स में प्रवेश करते हैं बी सेल्स बनाते हैं। तो इसमें कहना चाहिए बोन मेरो सेल से कहीं निर्माण नहीं हो पाता है, मतलब बी सेल से नहीं बनेगा, तो यहाँ पर एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाएगा, और व्यक्ति की कहना चाहिए कम उम्र में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वैसे थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों में ही कम उम्र में मृत्यु हो जाते हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में यदि रक्त लगातार चेंजेज किया जाता है, ठीक है, या फिर खान पान में सुधार किया जाता है, तो वो लगभग 35-40 साल तक जीवित रह सकते हैं। क्लियर? आगे है मादा पक्षी के लिए लिंग गुणसूत्र है। मादा पक्षी के लिए लिंग गुणसूत्र है, सेक्स क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर इनका उत्तर होता है ZW। मादा पक्षी के लिए है, मतलब मानव मादा के जस्ट उल्टा होते हैं। जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है? मादा में 44 + XX, 2 अक्षर रहेंगे, मतलब एक ही अक्षर से व्यक्त करते हैं। लेकिन पक्षी में इसके जस्ट क्या होते हैं?
विपरीत होते हैं। इसमें होते हैं ZW। क्या होते हैं? ZW। याद रख लेंगे, जो मानव होते हैं और पक्षी होते हैं इनमें जस्ट क्या होते हैं? एंटी होते हैं, उल्टा होते हैं। क्लियर? आगे है, स्वस्थ मादा मनुष्य में बार बाडी की संख्या कितनी होती है? स्वस्थ मादा मनुष्य में बार बाडी की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 1। ठीक है, इसको मैं कई बार बताया हूँ। 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं तो बार बाडी की संख्या 1 होती है। मतलब जितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं उनकी जस्ट संख्या से 1 कम होते हैं। 3 रहेंगे तो 2, 4 रहेंगे तो 3। लेकिन ये प्रश्न है स्वस्थ मादा, कोई डिसीज नहीं है, कोई सिंड्रोम नहीं है, तो यहाँ पर 1 मतलब बी। क्लियर? आगे चलते हैं। सेक्स निर्धारण करने वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? मतलब लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा डी, मतलब बी और सी। क्योंकि जो लिंग निर्धारण करने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं, या तो उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं या फिर एलोसोम्स कहते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है। और जो 44 होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं, उसको ऑटोसोम्स कहते हैं। वो सेक्स डिटर्मिनेशन में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर? जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं उसको कहना चाहिए एंड्रोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंड्रोसोम। और उसमें होलांड्रिक जीन पाए जाते हैं, उसमें TDF पाए जाते हैं। क्लियर? आगे, TDF क्या है? TDF क्या है? जस्ट अभी आप लोग को बता रहा था मैं, जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके जो वाई गुणसूत्र होते हैं, जिनको कहना चाहिए एंड्रोसोम कहा जाता है वाई गुणसूत्र को, उसमें TDF पाई जाती है, टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर। इस TDF के कारण ही नर में कहना चाहिए नर के गुण पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। यह नर के वाई मतलब एंड्रोसोम गुणसूत्र में पाए जाते हैं। क्लियर? आगे है, एक परिवार में 5 पुत्रियां हैं। एक परिवार में 5 पुत्रियां, 5 को आप 3, 2, 4, 5, 6, 7 कितना ही बोल सकते हैं। एक परिवार में 5 पुत्रियां हैं तथा पुत्र नहीं हैं। छठे बच्चे के लिए पुत्र होने की संभावना क्या है? छठे बच्चे के लिए पुत्र की होने की संभावना क्या है? तो यहाँ पर 50%, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 ही ऑप्शन हैं, एक है मेल और एक है फीमेल। तो अगला आने वाले जो चाइल्ड है, जो पुत्र है या फिर पुत्री भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर प्रतिशत 50 ही बनेगा, या तो पुत्र आएंगे या फिर पुत्री। तो दोनों का रेशियो 50-50 में ही है। क्लियर? आगे, पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्र उत्पन्न होगा। तो इनका उत्तर तो बहुत ही सिंपल है। इनका कहना चाहिए क्रोमोसोम की पोजीशन को बस जानना है आपको। मेल में क्या होता है? 44 प्लस XY। तो फर्टिलाइजेशन किस क्रोमोसोम से होगा? Y से होगा। तो यहाँ पर कहना चाहिए मेल बनेंगे। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सी, मतलब Y गुणसूत्र वाला स्पर्म ओहम को निषेचन करेगा तब। क्लियर? आगे है, सेक्स डिटर्मिनेशन गुणसूत्रों द्वारा होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन गुणसूत्रों द्वारा होता है, ये सबसे पहले किसने बताया? जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये प्रारंभ से ही कहना चाहिए एक विज्ञान का विषय या फिर एक जिज्ञासा रहा है। 19वीं शताब्दी के बाद या फिर हम लोग बहुत 1000 साल पहले जाएंगे तो भी उस ज़माने में कहना चाहिए मेल बनेंगे कि फीमेल बनेंगे, ये कैसे बनते हैं, निर्धारण कौन करते हैं, कि ईश्वरी शक्ति है, ये पहले से ही कहना चाहिए ये एक जिज्ञासा के रूप में रहा है, चाहे शिक्षित व्यक्ति हो चाहे अशिक्षित हो। तो पहले कहना चाहिए सिद्धांत आया था पर्यावरणीय सिद्धांत, और सबसे पहले जाएंगे हम लोग 2000 साल पहले, तो कहना चाहिए सब ईश्वरी शक्ति मानते थे, ये सब ऊपर वाले की देन मानते थे कि मेल उत्पन्न होंगे कि फीमेल, ये ऊपर वाले की कृपा है। फिर बाद में बताया गया पर्यावरण सिद्धांत, इन्वायरमेंटल सिद्धांत। तो कुछ जीवों में जैसे रेप्टेलिया है, कुछ कृमि हैं, कुछ पौधे हैं, उसमें उदाहरण सहित बताया गया कि इन पौधों में, इन रेप्टेलिया के जीवों में सेक्स डिटर्मिनेशन किससे होता है?
पर्यावरण से होता है, इन्वायरमेंट से होता है। ठीक है, बाद के वैज्ञानिकों ने बताया कि सेक्स डिटर्मिनेशन जीन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीन द्वारा होता है। और कुछ उदाहरण भी दिए बैक्टीरिया में कि इस बैक्टीरिया में या कुछ जीवों में सेक्स डिटर्मिनेशन जीन द्वारा होता है। लेकिन बाद में 3 वैज्ञानिक आए। पहले मैक्लग नामक साइंटिस्ट है, उसके बाद स्टीवेंस और विल्सन और स्टीवेंस आए, दोनों एक साथ आए। और इन्होंने ही कहना चाहिए सबसे पहली बार बताए कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स द्वारा होते हैं। और यही सबसे मान्यता प्राप्त अब सिद्धांत है, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन न तो पर्यावरण से नहीं होता है, न जीन से नहीं होता है, न ईश्वरीय शक्ति से नहीं होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन किससे होता है? सेक्स क्रोमोसोम से होता है। ठीक है जी। तो ये सिद्धांत दिए थे विल्सन और स्टीवेंस 1905। लेकिन सबसे पहले और बताया जाता है कि मैक्लग ने 1902 में बताए थे, लेकिन उन्होंने कोई उदाहरण नहीं बता पाए थे। तो यहाँ पर आ जाएगा, चूँकि विल्सन अलग ऑप्शन में है, स्टीवेंस अलग ऑप्शन में है, तब यहाँ पर उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर? आगे क्वेश्चन है, यदि किसी पुरुष में महिला का लक्षण दिखाई देती है तो उनमें गुणसूत्र का संगठन क्या होगा? मान लो कोई मेल है, कौन है? मेल है, लेकिन उसमें महिला का लक्षण पाई जाती है, तब उसमें गुणसूत्र का पोजीशन क्या रहेगा? तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ये कौन सा सिंड्रोम है? ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, जिसमें स्थिति क्या होता है? 44 प्लस डबल एक्स वाई। तो इसमें एक एक्स अतिरिक्त आ जाती है, खाली एक्स वाई रहेगा तब मेल है, उसमें एक अतिरिक्त एक्स आ जाती है। तो इस पुरुष में शरीर के आधे भाग में फीमेल का लक्षण और आधे भाग में मेल का लक्षण, इसको गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा मेंटल रिटार्डेशन भी पाया जाता है, मतलब मस्तिष्क का विकास कम होता है। और ऐसे पुरुष में टेस्टिस का विकास भी कम होता है, जिसके कारण सेक्स हार्मोन कम बनेंगे। ठीक है, जिसके कारण मेल स्टेराइल मतलब नपुंसक हो सकते हैं या फिर होते हैं। क्लियर? आगे, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित महिला में बार बॉडी की संख्या होती है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित महिला में बार बॉडी की संख्या होती है, इसको ध्यान देंगे। पहले एक क्वेश्चन आया था टर्नर सिंड्रोम में, क्या आया था? टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में बार बॉडी की संख्या। तो चूंकि टर्नर सिंड्रोम किस में होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम में होते हैं। 44 में छेड़छाड़ उसमें नहीं होता है, टर्नर में होते हैं 44 प्लस एक्स। तो वहाँ पर केवल एक एक्स था, तो वहाँ पर कहना चाहिए बार बॉडी की संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोम्स क्रोमोसोम में चेंजेज होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम में चेंजेज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 45 प्लस डबल एक्स। डाउन सिंड्रोम यदि महिला में है तो 45 प्लस डबल एक्स, तो 2 एक्स है, तो बार बॉडी की संख्या 1 रहेगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सी, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़ी क्रोमोसोम में 2 की जगह में 3 हो जाएंगे, तो 44 की जगह में 45, लेकिन 2 एक्स है, तो बार बॉडी में कोई चेंजेज नहीं होगा। क्लियर? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण पद्धति कहलाती है। मधुमक्खी कहना चाहिए शहद निर्माण करने वाले एक कीट होते हैं। ठीक है, इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन का पद्धति हैप्लोडिप्लॉइडी होता है, मतलब बी, हैप्लोडिप्लॉइडी। आप लोग पार्थिनोजेनेसिस सुने होंगे, अनिषेक जनन, अनिषेचन सुने होंगे। वे विशेष रूप से मधुमक्खी में ही पाई जाती है। मधु मतलब शहद का निर्माण करने वाले कीटों में, इनमें विशेष रूप से पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है। तो पार्थिनोजेनेसिस वहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हैप्लॉइड और एक होते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, तो उसी के आधार पर कहना चाहिए सेक्स डिटर्मिनेशन पद्धति होती है हैप्लोडिप्लॉइडी। क्लियर? आगे, ड्रोसोफिला मक्खी जिनके शरीर का आधा भाग नर है और आधे भाग मादा है, तो ये क्या कहलाता है? इसको मैं आप लोग को पहले भी बताया था। ये कहलाते हैं गायनेंड्रोमॉर्फ। और यही लक्षण मान लो मानव नर में पाई जाती है, तो उसको गायनेकोमेस्टिया
और ये ड्रोसोफिला में पाई जाती है तब इसको गायनेंड्रोमॉर्फ। क्लियर। आगे है कौन सा पौधा एक लिंगी है? कौन सा पौधा एक लिंगी है? आप लोग को पता होगा प्रकृति का 99% पौधे क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। आप कोई भी पौधा को देखिए, अपने घर के आसपास के कोई भी पौधा को देखिए, वो द्विलिंगी होते हैं, क्योंकि फ्लावर में पाई जाती है उनके नर जननांग और मादा जननांग। एक फ्लावर होते हैं उसमें 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एंड्रोशियम नर होते हैं, गाइनोशियम मादा होते हैं। तो प्रकृति का आप जितना भी पौधा देखेंगे, ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आवृत बीजी पौधे, फ्लावरिंग प्लांट, तो 99% पौधे क्या होते हैं? द्विलिंगी। जबकि जंतुओं में देखेंगे तो उच्च जंतु क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं, या तो नर होते हैं या फिर मादा होते हैं। लेकिन छोटे जंतु देखेंगे, कृमि का उदाहरण देखेंगे, हाइड्रा का देखेंगे, निरीज का देखेंगे, लीच का देखेंगे, केचुआ का देखेंगे, ये सब द्विलिंगी होते हैं। मतलब उसी केचुआ में नर भी होते हैं और मादा भी होते हैं। लेकिन उच्च जंतु, सभी उच्च जंतु एक लिंगी होते हैं, या तो मेल या फिर फीमेल। लेकिन पौधों में जस्ट उल्टे है। 99% उच्च पौधे, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको बताना है कौन से पौधे एक लिंगी होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर में है पपीता। पपीता पौधा एक लिंगी होते हैं। क्लियर। कुछ पौधे का और नाम बता रहा हूँ, जैसे कि नारियल होता है, ताड़ होता है, खजूर है, एस्पेरेगस है, ये सब एक लिंगी होते हैं। इसमें विशेष रूप से आप लोग 2 पौधों का नाम याद रख लेंगे, एक होता है पपीता और एक होता है नारियल। ये एक लिंगी पौधे होते हैं। क्लियर। आगे है मानव में लिंकेज ग्रुप की संख्या होती है। इसको मैं पिछले वीडियो में बताया था। टोटल क्रोमोसोम की संख्या की आधी लिंकेज ग्रुप होती है। तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46, तो लिंकेज ग्रुप की संख्या 23, मतलब सी। क्लियर। आगे है लिंकेज के बारे में कौन सा कथन गलत है? लिंकेज के बारे में कौन से कथन गलत है? लिंकेज को पहले बताता हूँ आप लोग को। लिंकेज मतलब होता है हिंदी में सहलग्नता, मतलब संलग्न रहना। एक सामान्य उदाहरण देता हूँ। आजकल हमारे जीवन में ये जो मोबाइल है ये लिंकेज प्रदर्शित करते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं मोबाइल को अपने साथ ले जाते हैं, कभी भी उसको नहीं छोड़ते हैं। तो व्यक्ति और मोबाइल किसका उदाहरण है? लिंकेज का। लेकिन ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाते हैं हमारे साथ में। तो यहाँ पर क्रोमोसोम और जीन, हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम, 40,000 से अधिक जीन। तो एक क्रोमोसोम में 800, 900, 1000 जीन पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी से चौथे पीढ़ी में जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम अपने साथ में जीन को भी ले जाते हैं। तो क्रोमोसोम जैसे जैसे आगे पीढ़ी में जाएंगे अपने साथ जीन को भी ले जाएंगे, तब इसको बोलेंगे लिंकेज। लेकिन ये जीन अकेले नहीं जाते हैं, ये क्रोमोसोम अकेले नहीं जाते हैं अगली पीढ़ी में, एक ग्रुप के साथ में जाते हैं। तो उसको कहा जाता है लिंकेज ग्रुप। और ये जब लिंकेज ग्रुप जाती है तो अपने साथ में कुछ लक्षण भी ले जाएंगे, अपने साथ में कुछ लक्षण भी ले जाएंगे, तब उस लक्षण को कहते हैं लिंकेज कैरेक्टर। और इस पूरी क्रिया को लिंकेज इनहेरिटेंस, लिंकेज इनहेरिटेंस, सहलग्नता की अनुवांशिकी। क्लियर। तो लिंकेज के बारे में कौन सा कथन गलत है, आपको गलत को बताना है। ड्रोसोफिला मक्खी में पूर्ण लिंकेज पाई जाती है, सही। मक्के में अपूर्ण लिंकेज पाई जाती है, सही। दूरी बढ़ने से लिंकेज बल बढ़ती जाती है, गलत। ड्रोसोफिला में लिंकेज ग्रुप की संख्या 4, सही। तो आपको गलत को बताना है। तो उत्तर क्या है यहाँ पर? सी। दूरी बढ़ने से लिंकेज बल बढ़ती जाती है, जबकि ये गलत है। मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें जीन यदि नज़दीक में स्थित रहेंगे, एक क्रोमोसोम लेते हैं, इसमें क्रोमोसोम की संख्या मान लो 100 है। यदि सभी जीन एक दूसरे के नज़दीक में पाए जाएंगे
तो वहाँ पर लिंकेज बल क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, नज़दीक में रहेंगे तब। लेकिन यहाँ पर क्या है ऑप्शन में, दूरी बढ़ने से लिंकेज बल बढ़ती जाती है, तो ये उत्तर गलत है। दूरी बढ़ने से लिंकेज बल कम होती जाती है, याद रख लेंगे। यदि जीनों के बीच की दूरी कम रहेगा क्रोमोसोम में तो लिंकेज बल बढ़ती जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्रॉसिंग ओवर के बारे में कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग को मैं पिछले वीडियो में स्पष्ट बताया था, जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है मियोसिस में होती है। सेल डिवीज़न 2 प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में सब नहीं होती है क्योंकि वो सोमेटिक सेल में होती है। मियोसिस जर्म सेल में होती है और 1 से 4 सेल से बनते हैं। माइटोसिस में 1 से 2 सेल से बनते हैं। तो मियोसिस आगे चलकर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मियोसिस 1 और एक होते हैं मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में भी 4 भाग, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस सेकंड में भी 4 अवस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो यहाँ पर देखेंगे मियोसिस 1 का प्रोफेज, मियोसिस 1 का प्रोफेज, और प्रोफेज अवस्था में 5 उप अवस्था होती है। 5 उप अवस्था होती है। इसको आप लोग सीरियली क्रमांक से याद रख लेंगे। यहाँ पर सीरियली क्रमांक में नहीं है ऑप्शन में। इनका सीरियली क्रमांक होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। याद रख लेंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है जी। लेप्टोटीन में कहना चाहिए, देखिए पहला ऑप्शन में दिया लेप्टोटीन, इसमें दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब दोनों समजात क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो ये सही है। लेप्टोटीन अवस्था में 2 समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, तो ये क्या है, ये सही। लेप्टोटीन के बाद आती है जाइगोटीन, तीसरे क्रमांक को देखिए, इसमें दोनों समजात गुणसूत्र एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, जिसको युग्मन बोलते हैं और इंग्लिश में साइनेप्सिस या साइनोप्सिस, तो ये भी सही है तीसरा। लेप्टोटीन में दोनों अलग अलग होते हैं, जाइगोटीन में दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोप्सिस या साइनेप्सिस या फिर युग्मन। पेकिटीन तीसरा होता है। पेकिटीन में आप लोग को पिछले मैं वीडियो में बताया था क्रॉसिंग ओवर होता है। पेकिटीन अवस्था में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, जीन एक्सचेंज, जीनों का आदान प्रदान, तो चौथा भी क्या है, सही। उसके बाद देखिए डिप्लोटीन दूसरे क्रमांक में दिख रहा है, इसमें क्या होता है, पेकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होने के बाद दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन काइजमा द्वारा जुड़े रहते हैं या जुड़े हो सकते हैं, तो ये भी सही है। मतलब 1 2 3 4 सही हैं। 1 2 3 4 क्या है, सही है। लेप्टोटीन समजात गुणसूत्र अलग, जाइगोटीन दोनों एक दूसरे से युग्मन, पेकिटीन दोनों एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन क्रॉसिंग ओवर के बाद अलग होते हैं लेकिन एक बिंदु द्वारा जुड़े रहते हैं, उस बिंदु को कहा जाता है कियाज्मा या किएज्मा, ये भी सही। अब 5वें नंबर को देखते हैं, 5वां होता है डाइकाइनेसिस। आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन की क्रिया होती है। टर्मिनलाइजेशन की क्रिया होती है, उपांति भवन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, डाइकाइनेसिस में इसमें टर्मिनलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है, तो यहाँ पर उत्तर क्या है, सी। मतलब 1 2 3 4 सही और 5th क्या है, गलत, तो उत्तर सी। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर के पहले डीएनए का डुप्लीकेशन किस फेज में होगा। डुप्लीकेशन मतलब 1 से 2 बनना, चाहे आप डुप्लीकेशन कहिए चाहे रेप्लिकेशन कहिए। क्लियर। तो इसका सही उत्तर है एस फेज। याद रख लेंगे इसको, कई कंपटीशन परीक्षा में इसको पूछते रहते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो एस फेज में होता है। लेकिन यहाँ पर
इतना कहने से केवल आपको रटना पड़ेगा। तो इसको मैं बता देता हूँ, ये 11वीं में है सेल डिवीज़न में। ठीक है, सेल में हमेशा डिवीज़न होते रहते हैं जिसको सेल डिवीज़न बोलते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से। तो सेल डिवीज़न एक ही बार नहीं होता है। सेल डिवीज़न को पहले 2 भागों में बांट देते हैं। सेल का विभाजन कैसे होगा, तो 2 अवस्था है। एक होती है इंटरफेज विश्राम अवस्था। सेल डिवीज़न का 2 अवस्था, एक होता है इंटरफेज विश्राम अवस्था। विश्राम अवस्था कहते हैं लेकिन वास्तव में विश्राम नहीं होता है। यहाँ पर सेल की अगले विभाजन के लिए प्रिपेयर होती रहती है। क्लियर। तो पहली अवस्था होती है इंटरफेज और दूसरी अवस्था होती है एम फेज या डी फेज। एम फेज या डी फेज। एम फेज मतलब माइटोटिक या फिर म्योसिस। डी फेज मतलब डिवाइडिंग। तो 2 फेज है, एक है इंटरफेज और एक है विभाजन फेज, एम या डी। एम या डी, डी मतलब डिवाइडिंग फेज। 2 अवस्था याद करिए पहला है इंटरफेज विश्राम अवस्था, दूसरा है एम या डी या फिर विभाजित अवस्था। तो जो विभाजित अवस्था होती है उसको पुनः 4 भागों में बांट दिया जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एम या डी फेज आगे चलकर 4 अवस्था में बांट देते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और टीलोफेज में 1 कोशिका से 2 कोशिका बन जाती है। लेकिन पहली अवस्था होती है इंटरफेज। पहली अवस्था होती है इंटरफेज। इनको 3 उप अवस्था में बांट दिया जाता है। 3 उप अवस्था में बांट दिया जाता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 G2 दोनों के बीच में होती है S फेज। G1 G2 दोनों के बीच में होती है S फेज और इसी S फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है। क्लियर। G1 G2 में क्या होगा, G1 G2 में वास्तव में RNA और प्रोटीन का निर्माण होता है। इसको भी कई बार पूछा जाता है, G1 या G2 फेज में क्या होती है। तो G1 और G2 में RNA और प्रोटीन का निर्माण होता है, दोनों ही अवस्था में। S फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है। जब इतने महत्वपूर्ण कार्य होते हैं तो इसको इंटरफेज क्यों कहा जाता है, विश्राम अवस्था क्यों कहा जाता है। ये वास्तव में नाम दिया गया विश्राम अवस्था क्योंकि इसमें विभाजन नहीं होती है, जिसके कारण इसको नाम दे दिया गया है विश्राम अवस्था, इंटरफेज। लेकिन वास्तव में विश्राम नहीं होती है। इसके जस्ट बाद एम या डी फेज होती है, विभाजन की अवस्था। तो विभाजन होने से पहले इस इंटरफेज अवस्था में क्या होती है, सेल डिवीज़न के पहले ये प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं। उसके बाद एम या डी फेज, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और टीलोफेज के अंत में कहना चाहिए 1 कोशिका 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है। क्लियर। कि ये हो गया आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इसके अंतर्गत केवल एक ही टेस्ट और शेष बचा है, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जेनेटिक्स का एक और चैप्टर है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें भी कहना चाहिए 5-6 मैं टेस्ट लिया था। सभी टेस्ट का आप लोगों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वीडियो बना रहा हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर। यदि कोई स्टूडेंट 10वीं में है, 9वीं में है, यदि आप कहना चाहिए डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको कहना चाहिए 9वीं 10वीं में ही आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्लियर। और इसके लिए आप लोग मेरे जो यूट्यूब चैनल है नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। अपने जो मित्र है, अपने रिलेशन में जो है, यदि वो डॉक्टर बनने की इच्छुक है तो आप लोग 10वीं 11वीं में ही मेरा यूट्यूब को आप लोग सब्सक्राइब करिए और 10वीं 11वीं में ही आप लोग पूरी फंडामेंटल को क्लियर कर लीजिए। जब तक आप 12वीं पास हो जाएंगे, अब 12वीं के बाद जैसे ही आप एग्ज़ाम दिलाएंगे या फिर 12वीं में रहते हुए आप लोग एग्ज़ाम दिलाएंगे, मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बायोलॉजी में आपका 250 से 300 अंक पहले ही अटेम्प्ट में आ सकते हैं। क्लियर। उसके बाद यदि पहले ईयर में नहीं होता है, आप ड्रॉप लेकर तैयारी करेंगे तो कहना चाहिए आपका नंबर बहुत ही अधिक आएगा बायोलॉजी में। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, केवल नीट बायोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है
आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सभी जो डॉक्टर बनने के लिए जो इच्छुक स्टूडेंट्स होते हैं, बिलासपुर जाते हैं, रायपुर जाते हैं, भिलाई जाते हैं, कोटा जाते हैं, विशाखापट्टनम जाते हैं, पुणे जाते हैं। वहाँ से एक साल में कहना चाहिए 3 लाख 4 लाख खर्च करते हैं और नंबर कितना लाते हैं, 150 से 200। जबकि आप मेरे यूट्यूब चैनल से ही यदि आप गहराई से अध्ययन करते हैं, मेरे यूट्यूब से आप लगातार जुड़े रहते हैं, तो मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका जीव विज्ञान में ही, बायोलॉजी में ही आपका 300 अंक, 250 से 300 अंक आ सकते हैं। क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट से है, ठीक है, वो मध्यम स्टूडेंट था। क्या था वो? मध्यम स्टूडेंट था। वो कहना चाहिए 360 में 320 अंक लाए थे। रोशन कुजूर नाम है उनका, ठीक है, ट्राइबल से हैं। 360 में 320 अंक लाए थे, जबकि वह स्टूडेंट मध्यम एवरेज का स्टूडेंट था। ठीक है, उनको मैं केवल क्लास में ही पढ़ाया था और उसके बाद वो ड्रॉप भी लिए थे। क्लियर? तो अब तो मेरे पास यूट्यूब चैनल है, आप 11वीं में अध्ययन कर सकते हैं, 12वीं में अध्ययन कर सकते हैं। जब तक आप नीट का एग्ज़ाम दिलाएंगे, आप 2 साल यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले दिन पुनः मिलेंगे इसी चैप्टर के लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।